वेलकम स्टूडेंट। सभी बच्चों को सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द क्लास। जैस्मिन, आंचल खन्ना, रोहित, शुभम, सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। सभी को वेलकम टू द क्लास। तो फिर जल्दी से जल्दी क्लासरूम में आ जाओ बेटा। और ये बताइए कि क्या +1 का पी ब्लॉक पढ़ लिया आपने? एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन। आज से +2 का पी ब्लॉक शुरू होगा और आपके सामने एनसीईआरटी खुली हुई है स्मार्ट बोर्ड पर। यूनिट 7 है ये +2 का, द पी ब्लॉक एलिमेंट। हाँ जी, पढ़ लिया सभी ने? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आई? और अगर आई है तो कोई क्वेश्चन तो नहीं है, और है तो पहले पूछ लो, और नहीं तो फिर मैं पढ़ाई अपनी शुरू करूं। क्योंकि अब +2 का पी ब्लॉक शुरू हो रहा है, जो कि ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक जाएगा। और इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आपकी पहली ही फैमिली है, जिसे हम सभी जो है नाइट्रोजन फैमिली के रूप में जानते हैं। फटाफट रिस्पांस दे दो बेटा। आप लोग के नेट लगता है स्लो चल रहे हैं, कुछ के तो ठीक हैं। चलिए, ठीक है फिर। आज से नो डाउट, आंचल ने कह दिया है कि नो डाउट, ठीक है भाई। अब अगले 1 घंटा 10 मिनट बहुत ध्यान से पढ़िएगा, फिर 10 मिनट का गैप लेकर हम टेस्ट शुरू करेंगे। तो पी ब्लॉक यहां से शुरू होता है। सबसे पहली फैमिली जो है वो नाइट्रोजन फैमिली है, और ये उसके डेटा है। तो अगर ये इसके डेटा हैं, तो मैं एक बात कह दूं कि बेटा, नाइट्रोजन फैमिली में जो सदस्य हैं वो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ है। राइट? इनका जर्नल आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन NH2NP3 होता है, और हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन रखने की वजह से इनकी आयनाइजेशन एनर्जी काफी ज्यादा होती है। इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस नॉन मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं। आर्सेनिक, एंटीमनी
मेटेलॉइड्स की कैटेगरी में आते हैं और बिस्मथ मेटल की कैटेगरी में आता है। तो जो शुरुआत में है, ठीक है, अब क्या है, मैं क्या कह रहा हूं उसकी तरफ ध्यान से देखो कि भाई ये शुरू में हमें टॉपिक बेस्ड मतलब सॉरी डेटा बेस्ड दी है, तो इन पे एक बार आप लोग नजर मान लीजिए। ड्रॉपर के स्टूडेंट ओके 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 बोलेंगे, लेकिन जरा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे नजर डालिए। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में क्या दिख रहा है, खास तौर पे मेल्टिंग पॉइंट जो हमेशा गड़बड़ रहता है, बढ़ रहा है बढ़ रहा है फिर घट रहा है। तो आपको डाटा ये याद रखना है कि आर्सेनिक का मेल्टिंग पॉइंट इस फैमिली में ज्यादा नहीं सबसे ज्यादा होता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें कोई टीचर का योगदान नहीं है। याद है तो कर जाओगे, नहीं तो बिखर जाओगे। ठीक है, तो आपको इतना तो डेटा बिल्कुल याद होना ही चाहिए। और जो सामान्य सी बातें लग रही कि यार ये तो होता है और हो भी रहा है, बस उसको कोई याद करने की, जो थोड़ा अजीब सा लगे उसको याद कर लो, बस इतनी सी बात है। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, अंत में गड़बड़ हो गई। तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट किसका है, तो एंटीमनी का है। अब ये डेटा याद होने चाहिए, समझ गए, बस इतनी बात है। और बाकी तो छोटी मोटी बातें लिखी हैं, उसमें मुझे कोई बात नहीं कहनी है। अब मैं कहां से पढ़ाऊंगा मैं आपको बताता हूं। भाई मैं कहां से पढ़ाऊंगा, केमिकल प्रॉपर्टी से। यहां से मेरे को कुछ समझाने का मौका मिलता है। भाई देखो, इनका अभी इन्होंने कहा कि भाई ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इनका क्या होगा बताता हूं। इनका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NH2 NP3। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 5। 5 हो गए, ठीक है, होना भी चाहिए। अब इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट की जो रेंज है वो -3 से +5 के बीच में होनी चाहिए। -3 से +5 के बीच में होनी चाहिए। भाई या तो 3 ले लें या 5 दे दें, यही तो होगा ना बेटा। तो मैं ये सोचता हूं कि ऊपर वाले एलिमेंट -3 दे दें क्योंकि नॉन मेटल है, और नीचे वाले +5 दे दें। लेकिन नीचे वाले +5 की जगह पे +3 देने में ज्यादा विश्वास करते हैं, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है, और इनर्ट पेयर इफेक्ट हम सब जानते हैं क्या होता है। अच्छा, जो ऊपर वाले हैं वो -3 भी देते हैं और +3 भी दे देते हैं, दोनों दे देते हैं। और नाइट्रोजन की तो विशेषता ये है बेटा, नाइट्रोजन कि वो ऑक्सीजन के साथ में इतने कंपाउंड शो करता है कि -3 -2 -1 सब दे देता है, क्योंकि उसके अंदर बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी ज्यादा है। तो कोई पूछे भाई ज्यादा कौन देता है, ज्यादा कौन देता है, वैरायटी तो नाइट्रोजन देता है। लेकिन एक जो जर्नल बात है वो ये है। अब सुनो आगे मेरी बात। भाई मैंने आपसे कहा कि इनर्ट पेयर इफेक्ट जो होता है वो सबसे आखिरी में डोमिनेंट होता है। इसका आखिरी मेंबर कौन है, बिस्मथ। बिस्मथ कभी नहीं चाहेगा कि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 हो, लेकिन और वो +5 के कंपाउंड्स बनाता भी नहीं है, 3 के बनाता है। लेकिन बिस्मथ का +5 का एक ही कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, BiF5। देखो ये लिखा होगा, और इसी को बॉक्स कर लो। पूछा जाता है ऐसे, विच कंपाउंड एग्जिस्ट। तो बिस्मथ के सारे कंपाउंड्स दिए हैं +5 में, F5 Cl5 Br5 I5। तो पहली बात तो 5 में बिस्मथ रहना ही नहीं चाहता, लेकिन फिर भी अगर उसको रहना है तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ रह सकता है। क्यों बताऊं, क्योंकि इसको आप ऐसे समझो, बिस्मथ के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। S में 2, P में 3। सामने कौन गया, फ्लोरीन। ठीक, तो फ्लोरीन बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है।
मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो बिस्मथ कहेगा नहीं भाई, मैं तो मैं तो पी के 3 दूंगा, एस के नहीं दूंगा। तो फ्लोरीन क्या कहेगा, कैसे नहीं दोगे, कैसे नहीं दोगे, मैं तुम्हारे इलेक्ट्रॉन खींच लूंगा, क्योंकि मैं मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव हूं। तो वो एस वाले भी ना चाहते हुए भी खींच लेता है, बाकियों में इतनी ताकत नहीं होती, इसीलिए बिस्मथ 5 एग्जिस्ट करता है। आया समझ में? फिर अंत में क्या लिखा हुआ है, HNO2 डिस्प्रपोर्शनेट। बिल्कुल लिटरली यही क्वेश्चन आते हैं कि HNO2 जो होता है वो डिस्प्रपोर्शनेट करता है। भाई क्यों ना करे, क्यों ना करे। इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3। और अभी अभी मैंने क्या बोला कि नाइट्रोजन वैरायटी देता है, +1 +2 +3 +4 +5 सब दे देता है। तो बंदा अगर 3 पे बैठा है तो आगे भी जा सकता है, पीछे भी जा सकता है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्प्रपोर्शनेट करती हैं, और नाइट्रोजन का अगर कोई बीच का ऑक्सीडेशन स्टेट मिलता है तो वो आगे भी जा सकता है, पीछे भी जा सकता है। और वही देखो, HNO3 में आगे गया, NO में पीछे गया। बस ऐसे पूछा जाता है। तो इस तरीके से जो है, अब उसके बाद इन्होंने क्या दिया है लास्ट में, सिमिलरली इन द केस ऑफ फास्फोरस नियरली ऑल द इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्प्रपोर्शनेट। भाई इंटरमीडिएट जितने भी ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं वो तो डिस्प्रपोर्शनेट करेंगे ही, है ना, इन एसिड और बेसिक मीडियम दोनों में। हाउ एवर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इन द केस ऑफ आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ बिकम मोर स्टेबल। तो +3 इसलिए ज्यादा स्टेबल होता चला जा रहा, होता जा रहा है क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट लग रहा है। तो ये लॉजिक सी बात है, और मुझे उम्मीद है कि आप समझ लेंगे, पढ़ लेंगे। और इसके बाद मैं अब आपको बताता हूं, यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताता हूं। वो क्या बताता हूं, रुक जाओ भाई। बात ये है कोवैलेंसी, कोवैलेंसी पूछी जाती है। ये नाइट्रोजन की मैक्सिमम कितनी है और फास्फोरस की कितनी है, देखो यहीं पे दे रखा है, इस लाइन में दे रखा है। ठीक है, अब आपको मैं बताता हूं क्या होता है। बहुत आसान तरीका है, देखो। नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 होती है, 4 से ज्यादा नहीं होती। और फास्फोरस की मैक्सिमम कोवैलेंसी 6 तक जा सकती है। बिल्कुल ये क्वेश्चन आता है, बिल्कुल भगवान की कसम खा के कह रहा हूं कि बिल्कुल ये क्वेश्चन आता है। जो जिन जिन पॉइंट पे मैं स्ट्रेस दे रहा हूं उनको ध्यान से पढ़ना बस। ठीक है, आगे सुनो, इसका रीजन बताता हूं। आप कहोगे सर नाइट्रोजन की तो नॉर्मल वैलेंसी 3 होती है। हाँ होती तो है, 3 ही होती है, लेकिन जब 3 देता है तो उसके ऊपर एक लोन पेयर होता है और वो उसको दे सकता है, बॉन्ड बना सकता है। तो कोवैलेंसी कितनी हो गई, 4। 4 से ज्यादा हो ही नहीं सकती सेकंड पीरियड के एलिमेंट की, क्योंकि ऑक्टेट पूरा हो जाता है। और 8 से आगे जा नहीं सकते, ये आप भी समझते हो। फास्फोरस की 6 कैसे हुई? पहली बात तो मैं आपको एक बात बता दूं, फास्फोरस के पास में मैक्सिमम नॉर्मल कोवैलेंसी 5 होती है, क्योंकि 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 5 बॉन्ड बना लेगा। 6 कहां से हो जाती है? क्योंकि उसके पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, तो 5 से बढ़ा सकता है। तो सर 6 ही क्यों, बताता हूं आपको। एक बात बताओ, सर वैकेंट डी ऑर्बिटल तो 5 होते हैं, तो कायदे से इसकी 5 वैलेंसी तो वैसे है, वैसे तो इसकी 10 होनी चाहिए। 6 पे ही मामला क्यों रुक जाता है, मैं बताता हूं। जब खाली ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, और जैसे मान लो यहां इन्होंने लिखा हुआ है PF6, तो जैसे मान लो PF5 है, उसने एक फ्लोरीन और लेके PF6 माइनस बना लिया, और इस समय कोवैलेंसी कितनी हो गई, 6, 6 हो गई ना। तो सर अभी क्या डी ऑर्बिटल वैकेंट खत्म हो गए? नहीं, खत्म तो नहीं हुआ, अभी और भी है। लेकिन एक बात बताओ, जब एक F माइनस ले लेगा, एक F माइनस ले लेगा तो इसमें माइनस आ जाएगा, तो फिर आने वाले इलेक्ट्रॉनों का ये विरोध करता है, तो खाली ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन नहीं आ पाते हैं। चलो भागो यहां से। तो इसलिए मैक्सिमम कोवैलेंसी 6 रह जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेडिकल का रहा है कि नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी होती है और फास्फोरस की कितनी होती है। तो एक ट्रिक बताऊं, काम आएगा। नॉर्मल अगर किसी के पास में लोन पेयर है
तो ये देख लो उसकी नॉर्मल वैलेंसी कितनी है, उसने एक बढ़ा दो। और अगर किसी के पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो ये देख लो कि उसकी नॉर्मल कितनी होती है, उसमें भी एक बढ़ा दो। तो फास्फोरस 5 दे सकता था तो 6 हो गई, नाइट्रोजन 3 दे सकता था तो 4 हो गई। ये ट्रिक यहां नहीं, आगे ऑक्सीजन फैमिली में भी काम आएगी। आया समझ में? तो इस तरीके से आप बता सकते हो। मुझे हाँ या ना में जवाब दीजिए। मैंने आपको यहां तक पढ़ा दिया है, बताइए बेटा समझ में आया कि नहीं आया? तो भैया इस चैप्टर के अंदर ऐसे ही समझाना पड़ेगा, तभी आपकी बात बनेगी। और आपको लाइन टू लाइन पढ़ना है और अगले दिन सवाल पूछने हैं। अब नहीं पूछोगे तो देखो तुम्हारी गलती है, लेकिन आपको ये बात ध्यान से सुननी है कि अच्छी तरीके से देखना पड़ेगा और तभी हम आगे बात कर पाएंगे। चलिए, ओके भाई। चलिए, इसके बाद नाइट्रोजन का एनोमलस बिहेवियर मैं पहले बता चुका हूं। क्यों? हर फैमिली का पहला मेंबर पी पाई बना के गैस हो जाता है। अगले मेंबर पी पाई नहीं बना पाते हैं, वो पी पाई बनाते हैं। तो एग्जाम में आता है कौन पी पाई बनाता है? पहला बनाता है। कौन डी पाई बनाता है? दूसरा मेंबर बनाता है। ऐसे हजारों क्वेश्चन बनते हैं, ये सब इसमें लिखा हुआ है। इसको आप पढ़िएगा, इनकी अपनी लैंग्वेज है, लेकिन मैं इसको कैसे समझाने की कोशिश करूंगा उससे पहले मैं आपको कुछ बातें यहां बताना चाहता हूं। ये देखो एग्जाम्पल है एनसीईआरटी के। तो जब यार एग्जाम्पल ये एनसीईआरटी के हैं, ये वाले, और आपसे पूछा जाएगा कि बताओ ये बॉन्ड पी पाई है या पी पाई डी पाई है, ये ऐसे पूछा जाएगा। समझ गए? अब मैं आपको एक टेक्निक बताता हूं, बहुत अच्छी, ये केमिकल बॉन्डिंग में भी काम आएगी। देखो यहां लिखा हुआ है R3 P डबल बॉन्ड O, और आपसे पूछा जाएगा कि ये मल्टीपल बॉन्ड जो है वो पी पाई है या पी पाई डी पाई है। और ये ट्रिक याद रखियो, क्योंकि ये बात कई जगह आएगी, समझे? और इसी जगह पे अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं कि भाई नाइट्रोजन कुछ भी ले लो, HNO3 HNO2 कुछ भी ले लो, तो HONO जैसे HNO2 ऐसे होता है, तो इसमें नाइट्रोजन जो है क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड है। तो ये कौन सा बॉन्ड है? तो एक बात मैं आपको बता दूं कि देखो बहुत ध्यान से देखना, फैमिली का पहला मेंबर पी पाई तो बना ही नहीं सकता, क्योंकि इस बार डी ही नहीं है। तो बनाएगा पी पाई, तो ये तो कन्फर्म है, बिना दिमाग लगाए पी पाई बोल दो, ये पी पाई है। लेकिन जो फैमिली का दूसरा मेंबर है वो पी पाई का भी ऑप्शन रखता है और डी पाई का भी ऑप्शन रखता है। हालांकि ज्यादा ऑप्शन डी पाई का रखता है, लेकिन फिर भी एक ऑप्शन तो है उसके पास। इसके पास तो बेचारे के बाद वो ऑप्शन ही नहीं है। आई मेरी बात समझ में? तो मैं इसको तरीके से कैसे करता हूं, देखो पी से 3 R हो गए ऐसे, और यहां डबल बॉन्ड हो गया। इससे हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकाल लो। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? 1 2 3 4, लोन पेयर है नहीं, तो ट्रिक तो पता ही होगा, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या हो गई? sp3। तो S के 1 P के 3 सब सिग्मा बॉन्ड बनाने में काम आ गए। ठीक, अब ये पाई बॉन्ड भी बना है, तो फास्फोरस अपना कौन सा ऑर्बिटल देगा पाई बॉन्ड बनाने के लिए? भाई पी में 3 ही होते हैं, खत्म। अब तो आगे डी ही देगा ना, P4 थोड़ी ना होता है कि चलो चौथा वाला पी यहां आ जाएगा, तो फिर P4 तो होता ही नहीं। नहीं समझ में आई बात? अरे भाई हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 हो गई, तो एक एस ने और 3 पी के सब सिग्मा बॉन्ड बना गए। और पी, अब अगला जो पाई बॉन्ड बना है वो भी किसी ऑर्बिटल ने ही बनाया होगा, वो भी किसी ऑर्बिटल नहीं बनाया होगा। और एस ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाता नहीं, या तो पी बनाए या डी बनाए, तो पी अब इसके पास है नहीं, P3 भी sp2 होता तो एक पी होता, लेकिन sp3 में तो कोई पी है ही नहीं, तो इसका मतलब इसके पास फिर क्या होगा? डी, क्योंकि पी के बाद तो डी आता है, वो होगा। और ऑक्सीजन तो डी होता ही नहीं, पी हो गया, तो ये बॉन्ड कौन सा हो गया? डी पाई पी पाई।
समझ में आया? और ये बहुत क्वेश्चन बनते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूं, मैं इसी की प्रैक्टिस कराता हूं। देखो, ये SO2 है, ये SO3 है। पूछते हैं, बताओ इसमें पी पाई कितने हैं और पी पाई डी पाई कितने हैं। अब यहां सल्फर है, सेकंड मेंबर है, चाहे तो पी पाई बना ले, चाहे तो डी पाई बना ले। हालांकि चांसेस पाई डी पाई के ज्यादा होते हैं, लेकिन ऑप्शन तो दोनों है। अच्छा बुरा एक अलग बात हो गई, है ना? तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, देखो। दो पाई बॉन्ड बने हैं, ऑक्सीजन तो हमेशा अपना पी ही ऑर्बिटल देगा, इसमें तो डी का कोई चांस ही नहीं है। अब देखते हैं सल्फर क्या देता है पाई बॉन्ड के लिए। तो पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालो। सिग्मा बॉन्ड कितने, एक दो, और लोन पेयर तीन। कितना हो गया हाइब्रिडाइजेशन स्टेट? sp2। sp2 का मतलब क्या हुआ? एक पी है। तो एक पी है तो एक पाई बॉन्ड बना लेगा, लेकिन या तो दूसरा ही बना है तो फिर दूसरा डी से होगा। तो कौन सा बॉन्ड हो गया? एक हो गया पी पाई और एक हो गया डी पाई पी पाई। ये सवाल आता है। यहां भी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकाल के देखो, sp2 आएगा। ये तो निकाल ही लेते होगे। और अगर ये नहीं निकाल पाते होगे तो 11 12 पास कैसे हुए? इंपॉर्टेंट बात तो वहीं पे आ जाती है। तो भैया मेरे, समझो विसारे, समझो इशारे, यही ट्रिक्स आपको काम आएंगी और आपका भविष्य बनाएंगी, समझे? sp2। अब sp2 में एक पी है, इससे तो एक ही पाई बॉन्ड बनेगा, और दो और बनाने हैं तो फिर दो डी है, और ऑक्सीजन में पी ही देना है। पी पी पी। तो क्या हो गया? एक पी पाई, दो पाई डी पाई। ऐसे सवाल कर लो। बोलो, समझ में आया सबको? हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालो और उसके बाद अपने आप समझ में आ जाएगा कि इसमें पी पाई कितने हैं, पी पाई डी पाई कितने हैं। बाकी ये सब लिखा है, इसकी रीडिंग कर लेना, उसमें तो मुझे कोई खास बात नहीं करनी है। ऊपर जो लिखा है ये तो मैंने बता ही दिया। जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स दो। आप लोग का रिस्पॉन्स काफी स्लो आ रहा है। भाई पूछ लियो। आ गया समझ में? तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकाल के आपको काम करना है। चलो भाई आगे बढ़ो। अब इसके बाद आता है अगली प्रॉपर्टी। देखो, एक बार फालतू उड़ा दें। देखो, अब जब हम केमिकल प्रॉपर्टी में आते हैं तो सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टी आती है रिएक्शन विद हाइड्रोजन। और जब हम रिएक्शन विद हाइड्रोजन का विषय उठाते हैं तो कैसे बनता है? ऐसे बनता है, NH3 PH3 ASH3 SbH3, एक होता है BiH3। ये सारे हाइड्राइड बना लिए। अब इनकी प्रॉपर्टीज पूछी जाती हैं। बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा, मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा, समझ गए, वगैरह वगैरह, रिड्यूसिंग नेचर किसका ज्यादा। ये सब सवाल इसमें पूछे जाते हैं। चार चॉइसेस दे देंगे और इनमें से कोई सवाल पूछेंगे। देखो, पहले मैं बात करता हूं बॉन्ड एंगल की। ठीक है, अगर आप देखो तो सबकी ज्योमेट्री सेम है। ठीक, तो अगर सब कुछ सेम है और बॉन्ड एंगल की बात आती है तो पहली बात तो ये होता है, बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम। ये ट्रिक नोट करो, ये ट्रिक नोट करो। ठीक है, बेशक पेंसिल लेके बैठ जाया करो, उसी एनसीईआरटी के दाएं बाएं लिख लिया करो। हाँ,
ऐसे ही लाइन टू लाइन तैयार होगी और इसी से पेपर आएगा, गारंटीड है, फिर कह रहा हूं, गारंटेड। पीएचडी करते रहना, पूछते रहना, पूछते भी हैं बच्चे, लेकिन इतना जरूर पढ़ ले भाई। क्या ट्रिक है कि बॉन्ड एंग अगर सब कुछ ज्योमेट्री सेम हो, सब कुछ सेम हो, तो बॉन्ड एंगल सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब देखो, आपसे कोई ये तो पूछेगा नहीं कि इसमें बॉन्ड एंगल कितना है, इसमें कितना है, आपसे ये पूछेगा ज्यादा कम बताओ। तो एक बात बताओ, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है सेंट्रल एटम की, ये सेंट्रल एटम है ना, और अगर सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, तो टॉप टू बॉटम बॉन्ड एंगल घटेगा। हो गया? अच्छा, अब आता है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी और थर्मल स्टेबिलिटी दोनों को जोड़ लो। आपसे पूछा जाएगा इसमें सबसे ज्यादा थर्मली स्टेबल कौन है, आपसे ये पूछा जाएगा थर्मली अनस्टेबल कौन है। एक बात सुन ले भाई, नाइट्रोजन फैमिली में सारा पढ़ा रहा हूं, ऑक्सीजन फैमिली में बस रिएक्शन रिएक्शन पढ़ाऊंगा, क्योंकि ऑक्सीजन फैमिली में बिल्कुल एज इट इज रिपीट होगा, एज इट इज। इसलिए नाइट्रोजन फैमिली समझते ही ऑक्सीजन फैमिली की रिएक्शन पढ़ा दूंगा, रिएक्शन कैसे हुई क्या हुई वो बता दूंगा, इसलिए इसको अच्छे से देख लो। तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी और थर्मल स्टेबिलिटी। भाई थर्मल स्टेबिलिटी बोले तो यार थर्मल स्टेबिलिटी क्या, थर्मल स्टेबिलिटी क्या, थर्मल स्टेबिलिटी क्या है? अच्छा, किसी कंपाउंड को हीट करोगे तो कितनी जल्दी टूटेगा, टूटेगा भी कि नहीं टूटेगा, जल्दी टूटेगा, लेट टूटेगा। अगर लेट टूटेगा तो स्टेबल है, जल्दी टूटेगा तो अनस्टेबल है, सीधी सी बात है। तो आप इसको कैसे हैंडल करोगे? यहां NH के बीच में बॉन्डिंग है, दोनों छोटे छोटे हैं, अच्छी बॉन्डिंग है। बिस्मथ बड़ा, हाइड्रोजन छोटा, कहां हाइड्रोजन ऊपर कहां नीचे बिस्मथ, तो क्या ये बॉन्डिंग बहुत कमजोर नहीं है? तो इस कंपाउंड को हीट करने में तुरंत टूट जाएगा, तो ये थर्मल स्टेबिलिटी कम हो जाएगी और इसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी। अर्थात टॉप से बॉटम आने पे थर्मल स्टेबिलिटी गिरेगी। और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी पता किसको कहते हैं? दूसरे को H देना, दूसरे को H देना, दूसरे को H देना, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है। अरे H से रिडक्शन नहीं होता है, O से ऑक्सीडेशन होता है। तो जो दूसरे को H देगा वो निश्चित रूप से क्या होगा? बोलो भाई क्या होगा, बोलो। दूसरे को H देगा वो रिड्यूसिंग। तो जल्दी H कौन देगा? ये, क्योंकि जल्दी टूटेगा। तो जो थर्मली अनस्टेबल है वो रिड्यूसिंग ज्यादा है, और जो थर्मली स्टेबल है वो रिड्यूसिंग कम है। तो एक साथ दोनों प्रॉपर्टी हो गई। हो गया? इसके बाद आता है भाई बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। इनकी भी कहानी सुन लो। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है भाई? टॉप से बॉटम गए, साइज बढ़ा, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ा, इससे क्या होगा? वंडरवॉल फोर्स बढ़ा, वंडरवॉल फोर्स बढ़ने से क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, इसका बढ़ेगा, सबसे कम इसका होगा। लेकिन सबसे कम इसका नहीं होता बच्चे, क्योंकि अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है और वो डेटा गिवन है कि इसका कितना दिया। अभी आगे मैं अगर इसको यहां बढ़ा दूं तो अगर आपको दिख जाएगा सब दिया हुआ, किसका बॉइलिंग पॉइंट किसका मेल्टिंग पॉइंट दिया है। और जिसके मेल्टिंग पॉइंट के आगे डैश लिखा है, इसका मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट निकाल नहीं पाते, और जिसका निकाल सकते हो दिख रहा है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि इनके सभी के सेंटर के ऊपर एक लोन पेयर बैठा है, और जहां लोन पेयर होता है वो बेस होते हैं बच्चे। और जितने छोटे सेंटर पर लोन पेयर होता है उस पे प्रोटॉन जल्दी 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 अटैक करता है, इसलिए अमोनिया का बेसिक नेचर सबसे ज्यादा है। और टॉप टू बॉटम जाओगे तो गिरेगी। इसके बाद डाटा पूरा खंगाल लो, पढ़ लो, जो समझाया है वही आंसर है। हाँ या ना में जवाब दो। क्या यहां तक, क्या पहली केमिकल प्रॉपर्टी समझ में आई? रिएक्शन विद हाइड्रोजन। बाकी डेटा आपने पढ़ना है, जो डाउट आएगा मेरे को भेजना है। आगे बोलो भाई, पढ़ के पूछो, मजा तभी है।
और नहीं तो टीचर एक सूत्री कार्यक्रम में लगा हुआ है, पढ़ाया जा रहा, समझाया जा रहा है। सर ये वाला पॉइंट बताना, सर ये वाला पॉइंट बताना, बड़ा मजा आता है पढ़ाने में, ठीक है, उसमें मन लगा रहता है, ठीक है। लेकिन ऐसा तुम लोग करते नहीं हो, या तो तुम लोग पढ़ते नहीं हो, बस एक ही चीज होती है, हाँ सर कर लिया कर लिया कर लिया, बस यही तो लिखना है, मैसेज टाइप करना है, कोई देखने थोड़ी ना आ रहा है, ठीक है। हाँ तो सर हमने ये पढ़ लिया था, आप ये पॉइंट बता दो, मतलब मजा आ जाएगा, है। तो लेकिन चलो खैर, अभी तो लाइन टू लाइन समझा रहे हैं, कोई बात नहीं, हो गया। उसके बाद चलो इस फालतू को हटाओ भाई, पहले तो ये हटा दिया। अब आपको आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, अर्थात ये वाली केमिकल प्रॉपर्टी शुरू हो गई, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। अगर इस फैमिली को ई से शो किया जाए तो दो तरह के ऑक्साइड बता रहे हैं ये, एक तो बता रहे हैं E2O3 और एक E2O5, ये पेंटा ऑक्साइड, ये ट्राई ऑक्साइड। सबसे ज्यादा ऑक्साइड्स कौन बनाता है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के ऑक्साइड तो खूब हैं, NO, N2O, N2O3, NO2, N2O5 है, सब होते हैं ना, N2O4 और N2O5, N2O3 भी होता है। फास्फोरस के बेचारे के दो ही ऑक्साइड होते हैं, P4O6, P4O10, है ना, बस दो ही होते हैं, एक फास्फोरस ट्राई ऑक्साइड, एक फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। अब सुन लो, मैंने पीरियोडिक टेबल में क्या बताया था, अगर एक ही एलिमेंट के तमाम ऑक्साइड्स हैं तो जिसमें ऑक्सीजन कंटेंट ज्यादा होगा, है ना, याद आया, उसकी एसिडिक नेचर ज्यादा होगा, और जिसका कम होगा उसका कम होगा। NO तो इतना कम था कि इसको न्यूट्रल बताया था पीरियोडिक टेबल में, अगर आप याद करो। ऐसे ही फास्फोरस में होगा, ये ज्यादा एसिडिक होगा, ये कम एसिडिक होगा, ये सब सवाल आते हैं। और अगर सेम ही ऑक्सीडेशन स्टेट के हों, जैसे P4O6 हो और N2O3 हो, तो यहां भी नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आएगी, और यहां भी शायद आपकी 3 आएगी। और अब आपसे पूछा जाए कि भाई ज्यादा एसिडिक कौन है, और नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं तो एसिडिक ही होंगे, तो इसका सीधा जवाब है कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट सेम हो और एलिमेंट अलग हो, तो जिसकी साइज छोटी होती है वो ज्यादा एसिडिक होता है। तो साइज इसकी छोटी है क्योंकि नाइट्रोजन छोटा है, तो ये ज्यादा एसिडिक है, यानी N2O3 P4O6 से ज्यादा एसिडिक है। तो एक बार अगर मोटा मोटा मैं दोबारा से बता दूं, देखो, अगर एक ही एलिमेंट के तमाम ऑक्साइड है तो जिसमें ऑक्सीजन कंटेंट ज्यादा है वो ज्यादा एसिडिक होता है, ये तो मैंने पीछे बताया था। लेकिन दो डिफरेंट एलिमेंट के दो ऑक्साइड हों और ऑक्सीडेशन स्टेट सेम हो, तो जिसका साइज छोटा होता है वो ज्यादा एसिडिक होता है। क्यों? अरे साइज छोटा होगा, चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, वो माइनस की ज्यादा डिमांड करेगा, वो इलेक्ट्रॉन की ज्यादा डिमांड करेगा, और जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डिमांड करेगा वो ज्यादा एसिडिक है। इसमें सोचना क्या है, सिंपल एज सिंपल, कोई दिक्कत ही नहीं, कोई बात ही नहीं, और बड़े आराम से इसको हमने कर दिया, बस नोट करते रहे ना। अच्छा जी, हाँ, अभी इन ऑक्साइड्स की प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज अभी आगे पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, आगे है, ठीक है, इतना मैंने बता दिया है। हाँ, एक चीज मैं बता दूं, P4O6, ये बता दूं, ये आगे नहीं मिलेगा लेकिन एग्जाम में आता है, क्या, कि सर P4O6 का स्ट्रक्चर कैसा होगा, साइक्लिक होगा, है सर, साइक्लिक होगा, क्यों, ट्रिक नहीं पता है, सेंटर एटम की संख्या 3 या 3 से ज्यादा हो, याद आया, साइक्लिक होगा। अब कैसे स्ट्रक्चर बनाए, लगातार ऑक्सीजन नहीं करते हैं, लगातार पी भी नहीं करते, ऐसे करते हैं, पी ओ ओ, पी पी ओ ओ, हो गया पी ओ ओ, पी ओ, हो गया। इसके बाद, इसके बाद अभी कितने ऑक्सीजन आ गए, 1 2 3 4, फास्फोरस कितना गया, 4, 2 ऑक्सीजन और रह गया। फास्फोरस की वैलेंसी कितनी होती है, 3 तो होती है नॉर्मल में, तो 8 मेंबरिंग तो अलाउड ही नहीं है, तो एक ओ ऐसे कर दो, एक ओ ऐसे कर दो, हो गया ये P4O6। और P4O10 में क्या होगा, P4O10 में पता क्या होगा, हर फास्फोरस पे डबल बॉन्ड हो कर दो, 1 2 3 4, P4O10 का होगा। अब पता कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बताऊं, देखो, P4O6 में पी पी बॉन्ड कितने हैं, 0,
जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर है कर जाएगा। पीओपी बॉन्ड कितने हैं? हाँ, ये जीरो नहीं होंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, छह पीओपी बॉन्ड है। कितने ब्रिज ऑक्सीजन है? ब्रिज ऑक्सीजन का मतलब होता है दो के बीच में एक ऑक्सीजन। तो दो के बीच में तो सारे ऑक्सीजन है, बस ये वाला नहीं। ये तो दो के बीच में नहीं है। तो ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, छह ऑक्सीजन हो गए। सब क्वेश्चन है। फिर पता क्या पूछेंगे? P4O6 में, नहीं, P4O10 में पीओ बॉन्ड कितने हैं? दो तरह के हैं, सिंगल बॉन्ड वाले भी, डबल बॉन्ड वाले भी। अलग अलग संख्या कितनी है? काउंट कर लो। फिर अगला पता क्या पूछेंगे? ये जो पाई बॉन्ड है वो पी पाई है, पी पाई या पी पाई डी पाई? बताना आप ही लोग, बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। ये जो पाई बॉन्ड P4O10 में होगा वो पी पाई होगा या पी पाई होगा या पी पाई डी पाई होगा? सोच के समझ के ट्रिक लगा के आंसर दो। चलो दो जवाब। जल्दी बोलो। बिल्कुल ठीक। दो ही बच्चों ने जवाब दिया और दो ही पढ़ रहे हैं बस। बाकी लोग कहाँ हो भाई? दो जवाब। क्या करो यार आप लोग यार, हैं? इन चैप्टर को कोई पढ़ाता नहीं है, बस टीचर बस कहता है एक दो दिन में निपटा के चलो पढ़ाओ। हमने तो आज पी ब्लॉक में चौथा लेक्चर है आज। हैं? बोलो। बस तमन्ना का भी, तमन्ना का क्या आंसर है? पी पाई। अरे महाराज कैसे पी पाई हो गया? अरे सिग्मा काउंट कर। एक, दो, तीन, चार। चार अगर सिग्मा आते हैं और लोन पेयर है नहीं तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कौन सी हुई? sp3। अब अगला जो भी पाई बॉन्ड बनेगा उसके लिए पी तो है ही नहीं, P3 होते हैं, P4 थोड़ी ना होते हैं। फिर डी आओ और इसने पी देना है तो डी पाई पी पाई। इसमें क्या समझाने में दिक्कत है? इजी है। तो पी पाई तमन्ना गलत है आपका। बस। हाँ, चलो हो गया। हाँ, ये मेटल होटल के साथ में तो रिएक्टिविटी कोई खास बात नहीं, तो खुद पढ़ लेना। ये बता दिया मैंने। हाँ, बस ये तो हो गया। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी आती है जिसको हम कहते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। तो अगर हम हैलोजन के साथ में रिएक्टिविटी पढ़ते हैं तो इस फैमिली में दो तरह के हैलाइड बनते हैं। एक तो EX3, एक EX5। एक ट्राई हैलाइड, एक पेंटा हैलाइड। अब जो नाइट्रोजन है वो ट्राई हैलाइड तो बनाता है, लेकिन पेंटा हैलाइड बेचारा बना ही नहीं पाता, क्योंकि उसके लिए उसके पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल होना चाहिए, वो देता ही नहीं है। लेकिन फास्फोरस PCl3 PCl5 कुछ भी बना सकता है, और इसके बाद से इनर्ट पेयर इफेक्ट शुरू हो जाता है। तो वैसे भी पेंटा बनाने की क्षमता कम हो जाती है, धीरे धीरे कम होती जाती है, और बिस्मत तक आते आते तो जमा ही खत्म हो जाती है। तो ये ट्राई हैलाइड्स बनाते हैं। अब इसमें क्या होता है देखो, अब मैं आपको बताता हूं। नाइट्रोजन तो ट्राई हैलाइड ही बनाता है। देखो, NF3, NCl3, NBr3, Ni3। NF3, NCl3, NBr3, Ni3, ये सारे नाइट्रोजन के हैलाइड्स हो गए, नाइट्रोजन के सारे हैलाइड।
अगर ये सारे के सारे नाइट्रोजन के हैलाइड्स हो गए तो NF3, NCl3, NBr3, NI3 सारे नाइट्रोजन के हैलाइड्स हो गए, ट्राई हैलाइड्स हो गए। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। क्या मजा आएगा? पेंटा हैलाइड्स तो बन नहीं सकता। अब सुनते जाना, इनमें क्वेश्चन क्या होता है। इसको छोड़कर सभी अनस्टेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन और हेलोजन का बॉन्ड जो बनता है वो बहुत वीक होता है, क्योंकि साइज डिफरेंस ज्यादा हो जाता है। तो ये सब अनस्टेबल हैं, और इतने अनस्टेबल हैं कि छोटे मोटे एक्सप्लोसिव हैं। फिर सर ये स्टेबल क्यों है? आपको दिख नहीं रहा ये स्टेबल क्यों है? साइज डिफरेंस सबसे कम है। ये लिखा हुआ कहीं पे, NF3 इज नोन टू बी स्टेबल। ये देखो क्या लिखा हुआ। तो पता कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है? 1 2 3 4, स्टेबल कौन है, अनस्टेबल ज्यादा कौन है? NI3। ध्यान रख दो, एक ट्रिक बना लो कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड बहुत खराब होता है, ये जहां भी आएगा टूटेगा, NF3 को छोड़कर। और बेटा आपको मैं बता दूं, NBr3 में और NI3 की तो स्थिति इतनी गड़बड़ होती है, इतनी गड़बड़ होती है कि हम उन्हें अमोनिया में डाल के रखते हैं, तब जाके वो सरवाइव करते हैं। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, कौन कौन से कंपाउंड अमोनिएट्स के फॉर्म में ही रहना पसंद करते हैं? तो उसका जवाब NBr3 और NI3 है। और ये खूब क्वेश्चन आता है, जमा खूब क्वेश्चन आता है। एक बार मैं कंक्लूड कर दूं, नाइट्रोजन के जितने भी ट्राई हैलाइड्स होते हैं सब अनस्टेबल होते हैं, NF3 को छोड़कर। क्यों भाई? क्यों क्यों? क्योंकि साइज का डिफरेंस बढ़ता चला जा रहा है। और NBr3 और NI3 की तो इतनी बुरी हालत है, इतनी बुरी हालत है कि अमोनिया में डालकर अमोनिएट्स बना के उनको जिंदा रखना पड़ता है, नहीं तो फट जाएंगे, नहीं तो अनस्टेबल हो जाएंगे। सब सवाल पूछे जाते हैं। और अंत की बात, सबके नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, तो सभी बेसिक है। तो ज्यादा बेसिक कौन है? NI3। क्यों? यहां बगल में कौन बैठा है? फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या लगा देगा? -I पढ़ा के आ रहा हूं। और -I होने से बेसिसिटी कम हो जाती थी। और फ्लोरीन का -I सबसे ज्यादा, आयोडीन का -I सबसे कम। तो किसमें लोन पेयर की अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी? इसमें ज्यादा होगी, इसलिए ज्यादा बेसिक होगा। बोलो बेटा। ये था, हमने पढ़ा दिया। आओ जी, आया केमिकल प्रॉपर्टी समझ में? बताओ। अब मैंने इतनी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ा दी है कि ऑक्सीजन फैमिली वाली खुद ले सकते हो, ऑक्सीजन फैमिली वाली खुद कर सकते हो। हाँ या ना में जवाब दो, पूरी चीज समझा रहा हूं आपको, फटाफट बताओ। हाँ, बिल्कुल। हम्म, बिल्कुल बिल्कुल। चलें? चलो, हो गया भाई। अब इनकी रिएक्शन हो, यहां से रिएक्शन हो। चलो, रिएक्शन बेटा उतनी ही पढ़ना जितनी एनसीईआरटी में दी है। मेडिकल के स्टूडेंट को मेरी सख्त हिदायत है, बाकी उनकी मर्जी। ठीक है? नहीं तो याद करे करे परेशान हो जाओगे। आओ, नाइट्रोजन की प्रिपरेशन पढ़ते हैं। नाइट्रोजन की जब प्रिपरेशन पढ़ते हैं तो क्या होता है मैं बताता हूं। देखो, NH4Cl को NaNO2 के साथ में करते हैं और थोड़ी हीट करते हैं। हीट तो लिखा नहीं इन्होंने, लेकिन हीट भी करते हैं। तो हीट करने पे N2 वाटर और NaCl बनता है। मैं दिखाता हूं ये रिएक्शन कैसे हुई। NH4Cl प्लस NaNO2, सीधी बात है। एक सॉल्ट के संपर्क में अगर दूसरा सॉल्ट आता है तो प्लस से माइनस को जोड़ दो, तो प्लस इसका माइनस से जुड़ गया, क्या बन गया? NH4NO2। और इसको मैं हीट कर रहा हूं, हीट करना मैंने बोल ही दिया है। अब गौर बेटा ध्यान रखना, अमोनियम जो सॉल्ट होते हैं
उनको हीट करने पर कई बार वाटर निकलता है, कई बार वाटर नहीं निकलता है। सर कहाँ निकलता है, कहाँ नहीं निकलता? देखो ध्यान से ट्रिक सुनना। अगर अमोनियम का सॉल्ट हो और जो उसका एनायन हो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, और NO2 होता है, NO3 होता है, Cr2O7 होता है। फिर से सुन लो ट्रिक। अगर अमोनियम का सॉल्ट हो और उसका एनायन क्या हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, एनायन, समझ में आया? एनायन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो तो हीट करने पर वाटर निकलेगा, यानी यहां वाटर निकलेगा, क्योंकि एनायन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। देखो एनायन यहाँ है, NO2, NO3, Cr2O7, MnO4 वगैरह वगैरह, ये सब हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में ही जानते हैं। तो भैया वाटर कितने निकलेंगे? दो 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 वाटर निकलने के बाद क्या बचेगा? N2 प्लस 2 वाटर, N2 प्लस 2 वाटर और प्लस NaCl, वैसे बनेगा। अगली रिएक्शन, अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट किया, अमोनियम का सॉल्ट डाइक्रोमेट, कौन नहीं जानता, कौन नहीं जानता, कौन नहीं जानता कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हीट करने पे वाटर निकालो, वाटर निकालो, वाटर निकालो, वाटर निकालो, 4 निकलेंगे, और फिर जो बच जाए वो लिख दो। बचेगा क्या? N2। तीसरा, ये है बेरियम का एजाइड। जब आप ऑर्गेनिक पढ़ते थे तो मैंने ऑर्गेनिक में बताया था कि एजाइड बहुत अनस्टेबल होते हैं और हीट करने पर N2 दे देते हैं, N2 दे दिया। और इससे जो N2 बनती है वो प्योरेस्ट बनती है। क्यों? क्योंकि बेरियम सॉलिड होता है, वो नीचे बैठ जाता है और ऊपर गैस आती है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, प्योर नाइट्रोजन किस मेथड में बनती है? तो इसका आंसर ये है। बाकियों में तो वाटर वाली इंप्योरिटी मिक्स हो जाती है। इसके बाद इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, नाइट्रोजन कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस गैस है। ये जर्नली किसी से रिएक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि इनकी बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा है, 940 किलो जूल पर मोल। ये ऑलमोस्ट इनर्ट गैस है, इसलिए इनको रिएक्शन करानी होगी तो जबरदस्ती करवानी पड़ेगी। रूम टेम्परेचर पे किसी से जनरली रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन जब हीट फीट की जाती है तो अपना नाइट्राइड बना सकते हैं। और इनकी एक आध रिएक्शन आपको ये याद रखनी पड़ेगी। क्या याद रखनी पड़ेगी? N2 को, इनकी कोई भी रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे हो ही नहीं सकती, रिएक्ट ही नहीं करते, इनर्ट गैस है। क्यों? पाई बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और बॉन्ड एनर्जी 940 किलो जूल बहुत ज्यादा है। तो इनके गिनी चुनी रिएक्शंस हैं, और इससे NO बनता है, और NO से फिर फर्टिलाइजर बनता है, वो वगैरह वगैरह हम सब जानते हैं। तो नाइट्रोजन में प्रॉपर्टीज में कुछ नहीं है, प्रॉपर्टीज में कुछ नहीं है। अगर है तो प्रिपरेशन में है, और प्रिपरेशन की ट्रिक मैंने क्या बता दी? अगर 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 अमोनियम का सॉल्ट हो, एनायन उसके साथ में ऑक्सीडाइजिंग हो, और हीट किया जा रहा हो, पानी निकलेगा, और पानी निकाल के जो बचता लिख दो, N2 मिलेगी। क्या N2 समझ में आया कि नहीं? जल्दी बोलो, बाकी डाउट्स तो मैं ले लूंगा, लूंगा, बोलो। सब लोग जवाब दो बेटा, याद हो जाएंगे सब कुछ। ये जो बीच बीच में क्वेश्चन आते हैं ये भी कर लियो, ना आए तो मुझसे पूछियो भाई। चलो, करोगे या नहीं वो तो तुम देख लो, लेकिन हम तो फटाफट अब आते हैं अमोनिया। सर अमोनिया कैसे बनती है? अमोनिया की प्रिपरेशन तुम पहले से भी जानते रहे, लेकिन फिर भी ये बात उठती है कि सर अमोनिया की प्रिपरेशन कैसे होगी। देखो, पहली प्रिपरेशन है कि अगर हम यूरिया में पानी डाल दें, अमोनिया गैस मिलेगी। कैसे? देखो, NH2 C डबल बॉन्ड O NH2 पानी। इसको ऑर्गेनिक के स्टाइल में समझ लो। वाटर का OH न्यूक्लियोफाइल CO को पहचानता है, बॉन्ड टूटा, O पे माइनस,
O माइनस H प्लस नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? ऑर्गेनिक से आपको पता है, इंटरनल अटैक, अमोनिया NH2 बाहर। तो NH2 जब बाहर होगी तो क्या बाहर होगी? H लेके। तो NH2 और H यहां से निकल के अमोनिया बना लेंगे, ऐसे यहां भी होगा। तो 2 मोल अमोनिया के मिलेंगे। देखो, CO के हिस्से में क्या है? OH आएंगे, 2 OH। क्योंकि अगर इनको H मिला तो इसको OH मिलेगा, कि इधर से एक इधर से। एक कार्बन पे 2 OH रह ही नहीं सकते, वाटर निकाल दो तो CO2 प्लस वाटर। तो यूरिया की हाइड्रोलिसिस करने पर हमें क्या मिलता है? अमोनिया। मैकेनिज्म ऑर्गेनिक स्टाइल में समझ सकते हैं कैसे। वाटर न्यूक्लियोफाइल बनकर सीओ को पहचानता है, अटैक करता है, इंटरनल अटैक होता है। ये सब चीजें हम ऑर्गेनिक में जूझ कर पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। आओ भैया अगला। अगला NH4Cl सॉल्ट है। रिएक्शन किससे कराई गई? CaOH के होल्ट वाइज से। तो ये तो सिंपल है, प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, प्लस को माइनस से जोड़ दो तो क्या बनेगा? NH4OH। अब या तो NH4OH लिख दो या अमोनिया और वाटर लिख दो, एक ही बात है। और Ca के हिस्से में क्या आएगा? Cl। ऐसी अगली रिएक्शन है। इस रिएक्शन को हम हैबर प्रोसेस कहते हैं। किसने नहीं पढ़ा? हाँ, हैबर प्रोसेस रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। इसका डेल्टा H नेगेटिव होता है। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि हम अमोनिया की ईल्ड कैसे बना सकते हैं, तो अपना जो ली चैटलियर प्रिंसिपल है वो लगा दो। ली चैटलियर प्रिंसिपल हम इक्विलिब्रियम में पढ़ चुके हैं। एक्सोथर्मिक है तो लो टेम्परेचर हाई प्रेशर होना चाहिए, तो वो सब दिया है। और साथ में कैटालिस्ट, तो इसमें आयरन है, लेकिन कैटालिस्ट की पावर को बढ़ाने के लिए K2 और Al2O3 का इस्तेमाल हो रहा है। रीडिंग कर लेना भाई, क्लास 9 से पढ़ाया जा रहा है। मैंने एक हल्के फुल्के अंदाज में अमोनिया की प्रिपरेशन बता दी। ये इसका फिगर है, एक बार स्टडी कर लेना। प्रॉपर्टीज में मैं जा रहा हूं और वो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। वो मैं अपना अपना क्या कहते हैं, नॉलेज दूंगा, ट्रिक दूंगा। ये ध्यान से देखो। ओके, तो एक झटके में जो इजी था वो निपटा दिया। लेकिन फिर कह रहा हूं, हो सकता है मेरे लिए इजी था, आपके लिए ना हो। तो बार बार कह रहा हूं कि सिलेबस अच्छे से खत्म करेंगे, अच्छे नोट पे खत्म करेंगे, फॉर्मेलिटी नहीं करेंगे। जबरदस्त तरीके से पढ़ते आ रहे हैं, आगे भी पढ़ते रहेंगे। ठीक है, बाकी आपको देखना होगा कि हम कैसे अप्रोप्रिएट करेंगे। नहीं तो मैंने आपसे फिर कहा, ये आके पढ़ाया, लो भाई पढ़ लेना। एक केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा दी, एक कोऑर्डिनेशन पढ़ा दिया, काम खत्म, हो गई इनऑर्गेनिक। लेकिन देखो, हमने हाइड्रोजन भी पढ़ाया, मैंने एस ब्लॉक भी पढ़ाया, मैंने पी ब्लॉक भी पढ़ा रहा हूँ। पी ब्लॉक तो +1 का तो हो ही चुका है, 12th का शुरू हुआ है। इसके बाद डी भी पढ़ाऊंगा, फिर आएगा आपका नंबर वाला। तो अपना भी सिलेबस ज्यादा नहीं बचा है। एक तो डी ब्लॉक बचा है, एक कोऑर्डिनेशन बचा है, एक केमिकल बॉन्डिंग बचा है। तो 3 मेन चैप्टर बचे हैं। डी ब्लॉक को तो छोड़ ही दो, कोई खास बात नहीं है। मेन 2 ही बचे हैं, समझे। और मेटलर्जी और ये सब तो चलते फिरते मोड में फिर देख लेंगे। अगर आप कहोगे तो मैं देख लूंगा, कोई बात नहीं। लेकिन अपना भी सिलेबस ज्यादा बचा नहीं है। अब इसमें मैं फॉर्मेलिटी कर दूं तो जल्दी निपट जाएगा, थोड़ा ठीक से पढ़ा दूं तो थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाएगा, इतनी बात है। इससे ज्यादा तो कोई रॉकेट साइंस है नहीं। ठीक है, वो मैं कोशिश करूंगा कि भाई अच्छे नोट पे सिलेबस। हाँ भाई, सर ने पढ़ाया था, कोशिश करी थी, ऐसे ऐसे किया था और उसी का फायदा हुआ। ठीक है, हाँ। तो इतना भी सिलेबस ज्यादा बचा नहीं है। तो हाँ, हम अमोनिया की प्रॉपर्टीज पे आते हैं। तो जब हम अमोनिया की प्रॉपर्टीज पे जब हम आते हैं, देखा जाए तो मेन 2 ही चैप्टर बच रहे हैं। एक आपका कोऑर्डिनेशन और एक आपका केमिकल बॉन्डिंग। तो हाँ, तो देखो, तो मैं ये कह रहा था कि भाई ये हमारे पास अमोनिया का सब कुछ डाटा दिया है। सुनो, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। अमोनिया की जब कभी भी अमोनिया लो कंसंट्रेशन अगर लोगे तो प्रेसिपिटेट बनाएगा, और हाई लोगे, हाई कंसंट्रेशन लोगे तो हमेशा कॉम्प्लेक्स बनाएगा। और ड्रॉपर के स्टूडेंट जानते हैं कि प्रेसिपिटेट क्या चीज होती है और कॉम्प्लेक्स क्या होता है। और प्रेसिपिटेट जो बनता है वो हमेशा हाइड्रोक्साइड का बनता है। और कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है? एक ब्रैकेट ऐसे बनाते हो, ऐसे बनाते हो ना एक ब्रैकेट। और अगर ऐसे एक ब्रैकेट बनाते हो, उसमें एक डी ब्लॉक का मेटल होता है, उसके साथ में लिगेंड लिखते हो, वो कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक, अब मैं आपको पूरा तरीका सिखाता हूं, ध्यान से देखना। देखो,
एक लाइन में जो ट्रिक मैंने बताई नोट कर ली क्या? अगर अमोनिया लो कंसंट्रेशन में लोगे तो हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बनेगा, और हाई ले लोगे तो वही प्रेसिपिटेट सॉल्युबल हो जाएगा और कॉम्प्लेक्स बना लेगा। और कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है? स्क्वायर ब्रैकेट डी ब्लॉक का मेटल साथ में लीगेंड। अब कितने लीगेंड अभी बताऊंगा, रुक जाओ, पहले एक काम करते हैं। देखो ZnSO4 है, अमोनियम का हाइड्रोक्साइड है, बोलो। तो यहां पर इन्होंने पहले क्या बनाया? जिंक हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड हमेशा प्रेसिपिटेट होते हैं, देखो, हाइड्रोक्साइड हो या ऑक्साइड हो, कोई भी हो, ये देखो ऑक्साइड प्रेसिपिटेट। कभी भी इनऑर्गेनिक में हाइड्रोक्साइड बने या ऑक्साइड बने वो हमेशा प्रेसिपिटेट होते हैं, बात खत्म। और जैसे ही आपने अमोनिया को एक्सेस में कर दिया, सर आपका कहीं लिखा तो नहीं है एक्सेस? अरे सीधी बात है, जब सिर्फ अमोनिया ही लिखा है तो एक्सेस है, और जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिखा है तो पानी भी है, तो अमोनिया कम है। और हम सब जानते हैं कि अमोनिया लीगैंड का काम करता है। तो अपनी ट्रिक पता है कि कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब कॉम्प्लेक्स का फार्मूला कैसे याद रखा जाए बताऊं? अंदर डी ब्लॉक का मेटल ले लो, कौन है? कॉपर। लीगैंड कौन है? अमोनिया। ले ली। ट्रिक सुनो, ट्रिक सुनो। लीगैंड कितने आएंगे? जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है उसका डबल आएगा। तो कितना कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर का होता है? 2, डबल अमोनिया 4 आएगा। देखो 4। ये कॉम्प्लेक्स के फार्मूले पूछे जाते हैं। अब इसमें नेट चार्ज कितना आएगा? कॉपर पे +2, अमोनिया पे 0, तो नेट चार्ज +2 हो गया। ओके, यहां एक्सेस में है एजी, अमोनिया लिगेंड, कॉमन का डबल। अब बगल में इन्होंने चाहो तो Cl लिखो, चाहो तो ना लिखो, खत्म बात। मेरे हिसाब से हो गई अमोनिया खत्म। क्या ट्रिक बनी? अगर अमोनिया लो कंसंट्रेशन में किसी भी सॉल्ट से रिएक्शन करती हैं तो हमेशा हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बनेगा, और हाई कंसंट्रेशन में है तो हमेशा 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 कॉम्प्लेक्स बनेगा। कॉम्प्लेक्स में लिगेंड आते हैं और वो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट का डबल आते हैं, खत्म। अमोनिया याद हो गई? देख लो, इतना सारा झंझट खत्म। क्या समझ में आई अमोनिया? बाकी लाइन टू लाइन पढ़ लियो भाई। ठीक है, अभी तो मेरी 3 दिन क्लास है राहुल, उसके बाद मैं डिसाइड करता हूं कि मैं क्या करूंगा, ठीक है? अभी तो सोमवार मंगलवार बुधवार तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं ना, फिर देखता हूं कि मैं कितने दिन क्लास लेता हूं। वैसे भी अपना सिलेबस कोई बहुत ज्यादा नहीं बच रहा। मैंने फिर कहा कि समझाने वाले 2 ही चैप्टर बच रहे हैं, एक तो कोऑर्डिनेशन और एक दूसरा केमिकल बॉन्डिंग। बोलो याद आ गया? ऐसे ट्रिक बना लो, पूरा पी ब्लॉक याद करवा देंगे आपको, कोई झंझट ही नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है, बस। ये ट्रिक नोट कर लेना। बस, चलिए। अब आता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड। जैसे नहीं कहा था अभी हम आगे पढ़ेंगे इसको, तो आगे आ गया ये वाला। ये ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, पहले मैं लिखे दे रहा हूं। वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। और अगर नाइट्रोजन फैमिली तुम्हारे ठीक से समझ में आ गई और कर लिया, तो फिर आगे 12th के पी ब्लॉक में बस मैं रिएक्शन रिएक्शन करा दूंगा इसी ट्रिक से, और आपका पी ब्लॉक आराम से खत्म हो जाएगा। और आपको बोले आराम से खत्म हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं, सारे क्वेश्चन हो रहे हैं। लेकिन या तो मैंने डीपीपी अपलोड करी है पी ब्लॉक +1 की 90 क्वेश्चन की, या तो वो कर लो।
और नहीं तो आपके पास स्टडी मटेरियल है, उससे कर लो, लेकिन क्वेश्चन सारे करो भाई। तभी तो समझ में आएगा ना कि सर ने फॉर्मेलिटी करी है कि नहीं करी है। अगर सारे क्वेश्चन निकल रहे हैं तो इसका मतलब सही कर रहे हैं फिर तो। समझ में आया ना, इसलिए हाँ, बिल्कुल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के फार्मूले ये हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट ये है, ये इनकी बनाने की मेथड है, और इधर इनकी कुछ फिजिकल अपीयरेंस है। पहले N2O, आओ जी N2O, इसको क्या बोलते हैं वो पढ़ लेना। अमोनियम नाइट्रेट, देखो देखो देखो, ट्रिक ट्रिक देखो, ट्रिक देखो, ट्रिक देखो, क्या देखो क्या देखो क्या देखो। एमोनिया सॉल्ट है, नाइट्रेट आयन ऑक्सीडाइजिंग होता है, वाटर निकाल दो, कितने वाटर निकलेंगे, 2H2O, और उसके बाद क्या बचेगा, N2O। हो गया क्वेश्चन। इसका कलरलेस गैस न्यूट्रल पढ़ो। उसके बाद NO कैसे बनती है, देखो NaNO2 की रिएक्शन FeSO4 के साथ में एसिडिक मीडियम में लेते हैं। तुमको ये तीन चीजें लिखी मिलेंगी और आपको बताना हो कैसे दिमाग लगाओगे, कैसे यार, ये तो मीडियम हो गया, NO2 जहां होता है वो ऑक्सीडाइजिंग होता है, और Fe+2 को ऑक्सीडाइज कोई भी कर सकता है, तो Fe+3, देखो ये Fe+3 बन गया। ये जो फालतू Na है उसने SO4 के साथ में कुछ बना लिया, चाहे Na2SO4 लिख दो, चाहे NaHSO4 लिख दो, मर्जी है। लेकिन अगर ये चीज ऑक्सीडाइज्ड हुई है तो ये चीज रिड्यूस्ड हुई होगी। तो NO2 में कै कै ऑक्सीजन है, दो, दो है ना। तो अगर रिड्यूस हुई तो ऑक्सीजन कम हो गया, ऑक्सीजन कम हो गया, देखो NO आ गया। मतलब इनऑर्गेनिक तो इतनी आसान तरीके से पढ़ाई जा सकती है और पढ़ी जा सकती है, कुछ है ही नहीं। जैसे मान लो यही दे दिया जाएगा, पूछेंगे बताओ क्या बनेगा, तो अपना दिमाग लगा सकते हो, यार सर ने क्या बताया था, Fe2+NO2 ऑक्सीडाइजिंग, इसको ऑक्सीडाइज कराओ, इसको रिड्यूस करो, हो गया आंसर, खत्म, NO बन गया। NO बनने के बाद में एक चीज अब अलग से सुन लो, एक नाइट्रोजन का ऑक्साइड ये होता है, एक नाइट्रोजन का ऑक्साइड ये होता है NO2। ये भी ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, ये भी ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है। सर कैसे, बताता हूं। एन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7, और ओ में 8, 15। तो 15 के पेयर कितने बनेंगे, 7, एक बच जाएगा, वो ये है। ऐसे इसमें देखो, 8 दूनी 16 और 7 23, 23 के पेयर कितने बनेंगे, 11, एक बच जाएगा, वो ये है। और ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होते हैं जिनके पास में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, और वो एक रेडिकल की तरह बिहेव करते हैं और डाइमराइज होने की क्षमता रखते हैं। तो एक बात बताओ, क्या एनो डाइमराइज होकर एनो होल ट्वाइस में रह सकता है, और ये भी डाइमराइज होकर N2O4 बना सकता है। तो ये जो N2O4 लिखा है ये एक्चुअली में NO2 का डाइमर है। तो यही क्यों डाइमर बना, समझ में आया। देखो ये देखो, NO2 का डाइमर बना N2O4, आया समझ में। और एक चीज और, एक तरीका ये भी तो हो सकता है कि NO भी अनपेयर्ड रखता है, NO2 भी अनपेयर्ड रखता है, दोनों ही आपस में मिल जाए और क्या बना लें, N2O3। तो N2O3 देखो कैसे बना, देखो ये NO है, ये N2O4 मत समझो, ये NO2 समझो। तो NO और NO2 और NO जुड़ के क्या बना लेंगे, N2O3। बेटा इसका कलर जरूर याद रखना है, ये क्वेश्चन कई बार हमारे मेडिकल के एग्जाम में आता है कि एक नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, ब्लू कलर का सॉलिड है, बताओ वो कौन सा है और कैसे बनता है, वो ये है। आया। और अब आगे आओ, ये कौन है, लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट, मेटल का नाइट्रेट, इसको गर्म कर दो। आपको याद है अर्थ मेटल के जितने भी नाइट्रेट्स होते थे वो साइज छोटा होने की वजह से NO2 और O2 देते थे, एल्कली मेटल्स के सिर्फ O2 देते थे, पढ़ाया था मैंने, भूले तो नहीं हो, भूले तो नहीं हो, नहीं भूले हो ना, और अगर नहीं भूले हो तो सुन ले भाई। सर ये तो अर्थ मेटल कहाँ है, ये तो एल्कली, ये तो लेड है, अरे भाई मैंने बताया है जो, तो पहले वो तो सुनो, हाँ वो बना दिया। लेड किधर है, एल्कली अर्थ मेटल के और उधर है, उसकी साइज और छोटी है।
तो जब अर्थ मेटल ने NO2 और O2 दे दिया तो इनकी क्या औकात है, ये भी NO2 और O2 देंगे हीट करने पे। देखो बन गया NO2। फिर NO2 का डाइमर बना दो, N2O4 बन गया। और जब N2O4 बन गया तो इसका मतलब ये हुआ कि आप बड़े आराम से, बेटा एक मिनट रुक जाओ। हेलो, हाँ जी, गुड मॉर्निंग। अभी उसने कहा तो था 11 बजे तक। तो आप मुझे एक बात ये देखो, सॉरी बेटा एक फोन आ गया था इंपॉर्टेंट। तो देखो, देखो कैसे याद करोगे मैं बताता हूँ पूरा चार्ट। ये तो आपको पढ़ना है, मैं ये समझा रहा हूँ। अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम का सॉल्ट है, ट्रिक लगा दो। NO2 ऑक्सीडाइजिंग है, इसको ऑक्सीडाइज करा के खुद रिड्यूस करके NO बना दो। NO भी ऑड है, NO2 भी ऑड है, दोनों मिलके N2O3 बना देंगे। ये कलर याद रखियो, मुझे याद है, मुझे क्या पता है क्वेश्चन ब्लू कलर का। और ये टेम्परेचर भी अगर याद हो सके तो अच्छा है। कुल मिला के पूरी रिएक्शन याद होनी चाहिए। आगे, अब अगर मैं मेटल के नाइट्रेट पी को, लेड को हीट करूं तो NO2 और O2 दोनों मिल जाएंगे, NO2 का डाइमर बना देंगे। तो क्या यहां तक पूरी रिएक्शन समझ में आई? याद हो गया ना? और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस में NO बनेगा, किस में NO2 बनेगा, किस में N2O3 बनेगा, वगैरह वगैरह, ऐसे कुछ बना जाएगा। ये आपको देखना पड़ेगा कि आप किस तरीके से अप्रोच करते हो। अब सर लास्ट वाली रिएक्शन समझाओ, लास्ट वाली कैसे समझाओगे? ऐसे आपको लिख के दे देंगे कि HNO3 और P4O10 आपको मिलके क्या बनाएगा, और 4 चॉइसेस में आंसर लिखा होगा। है तो मेरे पास तो जादू है। ये कौन है? P4O10। इसको हम P2O5 लिख सकते हैं। आप मेरी ऑर्गेनिक याद करो, मैंने कहा था कि P2O5 जहां भी होगा, जहां भी होगा पानी निकालेगा, यानी वो सामने वाले कंपाउंड से पानी निकालेगा, H2O। तो इसके पास तो बेचारे H2 है ही नहीं, तो कोई नहीं, 2 मोल ले लो। तो 2 मोल लेने से एक वाटर हटाओगे तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? N2O5। ये देखो N2O5 बन गया भाई, ये याद हो गया। ऐसे दिमाग लगाया जाता है। और थोड़ा बहुत कलरलेस सॉलिड एसिडिक गैस, ये सब तो आप एक बार पढ़ोगे। लेकिन जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा, मैंने जो ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए वो कर लिए गए। और ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनाने की इतनी सारी रिएक्शंस को अपने दिमाग में कैसे बसाते हो, कैसे फिट रखते हो, वो आप देखो। आप मुझे बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आय हाय, आय हाय, क्या बात है, बोलो। मजा आ रहा है? हो, पूरा ऐसे याद कर लो। मैंने तो पूरी ताकत लगा दी आपको समझाने में, आप सब लोग देख पा रहे हो, है ना? आगे इनके स्ट्रक्चर हैं, आगे इनके क्या हैं? स्ट्रक्चर हैं। तो आगे अगर इनके स्ट्रक्चर हैं तो मैं जो हूं आपको, आगे इनके स्ट्रक्चर हैं तो क्या करेंगे, क्या करेंगे? ये देखो स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर पूछे जाते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट चार्ट है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। कि NO का स्ट्रक्चर क्या होगा, NO2 का क्या होगा, वगैरह वगैरह। अब मैं ट्रिक बताऊं, देखो ट्रिक। अगर नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के बीच में कोई कंपाउंड बनता है, ठीक है, ठीक है, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड होगा। नाइट्रोजन मैक्सिमम बॉन्ड कितने बना सकता है? 4 मैक्सिमम। और अब ध्यान से सुनना, क्या होगा? नाइट्रोजन जब अपना लोन पेयर देगा तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन दे बनाए, मतलब लोन पेयर देगा तभी तो 4 आएगा। और देने के बाद नाइट्रोजन की चार्ज कैसा आ जाएगा? फॉर्मल चार्ज प्लस, क्योंकि लोन पेयर दे रहा है। तो हमेशा एक नियम है कि अगर
नॉर्मल वैलेंसी के बाद अगर आपकी वैलेंसी बढ़ जाती है, 3 से 4 हो जाती है, तो चार्ज प्लस आ जाता है। अब इसे चार्ज कहो या फॉर्मल चार्ज कहो, आपकी मर्जी है। और अगर नॉर्मल वैलेंसी से कम वैलेंसी रहती है तो फॉर्मल चार्ज नेगेटिव रहता है। सीधी बात है। यह बात भी ध्यान रखना। क्या? जैसे ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है? 2। अगर 3 आएगी तो प्लस आएगा, और अगर 1 आएगी तो माइनस आएगा। यह फॉर्मल चार्ज है। इसे आप केमिकल बॉन्डिंग का भी नियम मान सकते हो। तो आप देखो, साथ ही साथ में केमिकल बॉन्डिंग के भी काफी पॉइंट डिस्कस हो रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन हो गया, पी पाई हो गया, पी पाई डी पाई हो गया, ये भी साथ साथ डिस्कस हो रहे हैं। तो फिर वो केमिकल बॉन्डिंग में फिर अलग से कराने की जरूरत नहीं पड़ती। यहां सारे सारे एग्जाम्पल हैं। फॉर्मल चार्ज कहां प्लस आएगा, कहां माइनस आएगा, कहां कोई चार्ज नहीं आएगा। अरे वैलेंसी अगर नॉर्मल है तो कोई चार्ज नहीं आएगा। यानी ऑक्सीजन अगर 2 वैलेंसी शो कर रहा है तो 0 चार्ज। नाइट्रोजन अगर 3 वैलेंसी शो कर रहा है 0, लेकिन बढ़ गया तो प्लस, घट गया तो माइनस। ये ट्रिक याद रखो। तो ये सब केमिकल बॉन्डिंग भी कवर हो रही देखा जाए तो। अभी सारे स्ट्रक्चर आ गए। अब क्या है, कहीं N1 है और ऑक्सीजन 2 है तो वहां कोई दिक्कत नहीं है, NO के ही बीच में बॉन्डिंग है। लेकिन जहां N2 होते हैं वहां NN के बीच में बॉन्डिंग हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। NO के बीच में बॉन्डिंग हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। दोनों बातें। तो मैं इसकी तरीका बताता हूं आपको, क्या तरीका क्या है। क्योंकि आपको ये बनाने को तो आएगा नहीं। आपसे पूछा जाएगा कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है, या पूछेंगे कहां NN बॉन्डिंग है, कहां है या कहां नहीं, ऐसे पूछेंगे। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं ये भी तो इंपॉर्टेंट है। तो मेरी एक ट्रिक सुनो। आप क्या करना, जैसे N2O4 है और N2O5 है, ठीक है। इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी? 5। यहां कितनी? 4। नाइट्रोजन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो सकती? 5 है। अगर एलिमेंट अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे बैठा है तो उसमें सेंट्रल एटम की बॉन्डिंग सेंट्रल एटम के साथ में नहीं होती। यानी इसमें NN बॉन्डिंग नहीं होगी। लेकिन अगर उससे कम वैलेंसी है तो होगी। ट्रिक समझ में आई? सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। देखो आ जाओ, चलो नीचे शुरू करते हैं। N2O5 पहले से पता है कि NN के बीच में बॉन्डिंग नहीं होगी। बीच में ऑक्सीजन ले आओ। क्या ऑक्सीजन बचे? 4। 2 इधर दे दो, 2 इधर दे दो, वैलेंसी पूरी कर दो। दे दिया। अब यहां नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी? 4। चाहो तो फॉर्मल चार्ज प्लस लिख दो, हालांकि इन्होंने लिखा नहीं है। और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी? 1। कम है तो इस पे हो गया माइनस। इस ऑक्सीजन की कितनी? 2। पूरी है तो कोई चार्ज नहीं। अब आओ N2O4, लिमिट से कम NN बॉन्डिंग होगी। देखो 4 ऑक्सीजन, 2 इधर बांट दो, 2 इधर बांट दो। NO2 ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में ज्यादा ध्यान नहीं। एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड और एक डॉट, ये कोई खास बात नहीं। NO में भी कोई डॉट नहीं, ये भी ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का कोई स्ट्रक्चर नहीं पूछेगा। ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का कोई स्ट्रक्चर आपसे नहीं पूछेगा। बस ये जानकारी होनी चाहिए कि ये ऑड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। क्योंकि ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पे केमिकल बॉन्डिंग नहीं लगती, समझे। लेकिन अगर N2O3 है, NN बॉन्डिंग है, होगी कि नहीं होगी? N की वैलेंसी कितनी आएगी? 3। 3 आएगी ना। और अगर 3 आएगी तो लिमिट से कम है, तो NN बॉन्डिंग होगी 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 होगी। देखो है। क्या ऑक्सीजन है? 3। एक तरफ 2 दे दो, एक तरफ 1 दे दो, और वैलेंसी को पूरा करने का प्रयास करो। इन्होंने तो फॉर्मल चार्ज लगाया भी नहीं है। इस N पे कोई चार्ज नहीं, इस O पे कोई चार्ज नहीं, इस O पे माइनस, इस O पे कोई चार्ज नहीं, इस पे प्लस। खत्म हो गई बात। फॉर्मल चार्ज पूछना हो तो वो बता दो। सारे स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गए। अब सर सवाल कैसे आते हैं? कहाँ NN बॉन्डिंग है, कहाँ नहीं है, कौन ऑड इलेक्ट्रॉन है, कौन नहीं है, किसमें 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 NN के बीच में ऑक्सीजन है, किसमें नहीं है। ये सब सवाल भरे पड़े होते हैं भैया मेरे, जिसे स्टूडेंट रटते हैं। मैंने तो एक ट्रिक से समझा दिया कि जब ऐसा, और ये बात हर जगह है, हर जगह है, हर जगह, हर जगह। बस उसका स्ट्रक्चर साइक्लिक नहीं होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। ये ओपन के लिए रूल है। और वो रूल ये है कि आपसे अगर कोई पूछे कि भैया सेंट्रल एटम टू सेंट्रल एटम बॉन्डिंग होगी कि नहीं होगी, जैसे मैं इसका एक एग्जांपल आपको और दे देता हूं।
जैसे H2H2O7, ये अगली फैमिली में आएगा। तभी तो कह रहे हैं, अब अगली फैमिली में फिर समझाने को कोई ज्यादा बचता नहीं है। H2H2O6 आएगा। यहां भी सल्फर सल्फर है, यहां भी सल्फर सल्फर है, दो है ना। पूछा जाएगा कहां कहां सल्फर बॉन्ड है, कहां कहां नहीं है। तो इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी 7, इसमें आएगी 6। लिमिट कितनी होती? 6 नहीं, इसमें 7 क्यों आएगी, इसमें 6 आएगी और इसमें आएगी 5। तो लिमिट कितनी होती है सल्फर की? 6। तो 6 में एसएस के बीच में बॉन्डिंग नहीं होगी। क्या ट्रिक बताई थी? अगर एलिमेंट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे बैठा है तो अपना एटम के साथ में सेंट्रल एटम की बॉन्डिंग डायरेक्ट नहीं होती है, और अगर उससे कम है तो होगी। तो इसमें होगी। खत्म सवाल, पूरा हो गया चार्ट। आया समझ में? हाँ या ना में जवाब दो। जल्दी बोलो रे भैया, जल्दी बोलो रे भैया। जल्दी बताओ भैया रे, जल्दी भैया रे बताओ। क्लियर? चलिए, अब 10:50 हो चुके हैं। 11 बजे से चूंकि आपका टेस्ट है, तो मैं 10 मिनट आपको रेस्ट दे देता हूं, और कल मैं इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा, इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। और फिर HNO3 कल आपको पढ़ाऊंगा, नाइट्रिक एसिड। और कुल मिलाकर अब नाइट्रोजन फैमिली में आधे से ज्यादा काम हो गया है, 60%। 40% का काम उम्मीद है कि कल हो जाएगा। और भगवान, आज पेपर देने के बाद अच्छे से लाइन टू लाइन पढ़ लेना बेटा, और फिर हम आपसे कल इसी समय आपसे मिलेंगे। अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए, जो काम कहा जा रहा है उसको करिए, ये बात ध्यान से सुनो। ओके बेटा, थैंक यू।